नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। किसी भी देश की शिक्षा उसके भविष्य का आधार होती है और आधार मजबूत हो तो भविष्य का सुदृढ़ होना तय है। नया भारत नई उड़ान भर रहा है और ऐसे में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत महसूस हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का नया और मजबूत आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आए 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में देश में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आने वाले समय में किस बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो कितना प्रभावी मानते हैं शिक्षा प्रणाली के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब 2020 में जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहले ड्राफ्ट आया था और फिर इसको कैबिनेट में केंद्रीय सरकार के द्वारा इसको अप्रूवल मिला था, उस समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर क्यों। जी पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो है ये पहली बार इतने वर्षों के बाद, और जिस ढंग से वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के लिए दे हैव इन्वॉल्व्ड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी। वो चाहे गांव का व्यक्ति हो, गांव के व्यक्ति को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। जी जब मैं कुलपति था हरियाणा में, रेवाड़ी में, वहाँ से मुझे कई बार मौका मिला। इनका ऑफिस जो है वो बेंगलोर में होता था। कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस समय में मुझे कई बार मौका मिला जाने का। और मैं कह सकता हूँ कि जिस शिद्दत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, ये ना केवल अगर हम बोले कि इंग्लिश में 66 पेज की है, 66 पेजेस की और 108 पेज की हिंदी की है, मुझे लगता है कि ये टीचर को मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया ज्ञान इसमें से निकल करके आएगा। जी दूसरा ये है कि जहाँ हम बोलते हैं व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो हमें ऐसा क्यों लगा कि हम लोगों का जो विश्व गुरु कहा जाता था इंडिया को, भारत को, वो विश्व गुरु शिक्षा का आधार था। शिक्षा के बेस पे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे। हमारे पास नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके बेस पे उस समय की अगर रैंकिंग होती तो पहले 10 रैंकिंग जो है वो हमारे देश की होती। जी तो फिर क्या कारण रहा इतने वर्षों बाद आज अगर हम 200 रैंकिंग में भी नहीं आ पा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गैप तो आया है। जी तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस गैप को फिलअप करने के लिए सबसे बढ़िया जो है ये निकल करके आई है। जी अगर मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल लेता हूं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है यही क्वेश्चन आप भी पूछने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा पहला फोकस यही था कि वहाँ पर, और हम बने भी, वी आर द पायनियर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और तो यही सवाल मेरा आपसे भी था, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय को नैक की तरफ से A+ का ग्रेड मिला है और ये बहुत ही खुशी की बात है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो सर, ये नई शिक्षा नीति का भी इसमें ज़रा सहयोग रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल रहा है। मैं वही बता रहा था कि जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले बात तो मैं ये बता दूं आपको कि 3 वर्ष इसके जो है अब दिल्ली में 29 और 30 जुलाई को वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम करके, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का वहाँ पर समागम होगा, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो जब हमने इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया तो ये केवल, पहली बात तो मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना केवल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही है, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज बियॉन्ड दैट। क्योंकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को हमने विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए, तो अभी तक ना तो वो विद्यार्थी कहीं कम्युनिटी कनेक्ट हो पा रहा है, ना समाज के साथ जुड़ पा रहा है, ना राष्ट्र के साथ जुड़ पा रहा है। जिस तरह की शिक्षा अभी दी जा रही है, तो उसमें बदलाव की ज़रूरत थी, जो कि बदलाव केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमने तकरीबन कोई 100-150 बैठ के मीटिंग्स करके हमने पूरा बदलाव जो उसमें किया है। पहला जो बदलाव किया है वो ये है, एक जो वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगा हायर एजुकेशन पे, जी बिल्कुल, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहूँगा कि एक कहीं ना कहीं देयर मस्ट बी अ लिंकेज
इन बिटवीन द स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक इसमें लिंकेज नहीं होगी, पहली बार प्रावधान किया है 5+3+3+4+4+1। बिल्कुल। तो 5 का मतलब क्या है? ये तो उतनी रहे, 5 जो बेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय संस्कृति के विकास के लिए 3 आयाम जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। पहला आयाम उसका शिक्षा है, बिल्कुल। दूसरा आयाम भाषा है जी। तीसरा आयाम शोध है। जी। मैं इन तीनों में भी चर्चा बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने देश में रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि ना तो हमारी अपनी शिक्षा है, शिक्षा भी कहीं ना कहीं से उधार ली हुई है। क्योंकि आज की डेट में मैं IIM में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ, IIT में जाता हूँ, और वहाँ पर जाकर के लगता है कि हम जितने रिसोर्सेज हम उनके लिए यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज क्या अपने देश की खातिर यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, हमारे पास भाषा, अब मैं बेस की बात कर रहा था, वहाँ से मैं लिंक कर रहा हूँ भाषा को। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे ने जन्म लिया, माँ की कोख से जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है ना कि जब बच्चा माँ की कोख में है, माँ की कोख में ही जब बच्चा 6 महीने से लेकर के वो बाकी बातें, माँ का सारा एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सारा का सारा ग्रास्प कर लेता है। जी, बिल्कुल। वो रिफ्लेक्शंस बच्चे की जन्म लेने के बाद आती हैं। बिल्कुल। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बच्चा माँ के पास 3 साल के लिए रहा, बच्चे ने पहली हंसी जो सीखी माँ की भाषा सीखी, पहली चाल बच्चे ने चली वो माँ की उसमें चली। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कारण है कि 3 साल के बाद हम बच्चे को ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ पहला हमने एक अपराध किया कि बच्चे को बायोलॉजिकल मदर से सेपरेट कर दिया। उसके लिए ये आधार आया 5, जो मैं बोल रहा हूँ 3+2, यानी कि अब बच्चे को 3 साल के बाद आंगनवाड़ी, इस तरह का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोविजन है कि बच्चे को आंगनवाड़ी में डाला जाएगा। आंगनवाड़ी में वहाँ पर बच्चे की देखभाल, यानी कि उसका एप्टीट्यूड। अभी मैं बातचीत कर रहा था, हम यूके का एग्जांपल, मैं लगभग 30 देशों में घुमा हूँ, यूके, USA, फ्रांस, जर्मनी, सभी देशों में गया हूँ। वहाँ की शिक्षा का भी देखा मैंने। वहाँ का शिक्षा क्या है कि बच्चे का माइंड शुरू से ही, रिसर्च इज नॉट ए PhD कि बच्चे ने PhD कर दी, वो रिसर्च है। बच्चे का माइंड इनोवेटिव कैसा हमने बनाया, दैट इज। तो वहाँ के बच्चों को उस तरह का तर्क वितर्क, उस तरह की शिक्षा, उस तरह का, उसी लैंग्वेज में, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच में, चाइना में जाएंगे चाइनीज़ में, जापान में जाएंगे जापानीज़ में। लेकिन यहाँ पर हम अपनी मदर टंग से महरूम बच्चे को क्यों कर रहे हैं? ये पहला अपराध जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको कवर किया है। और दूसरा जैसे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा स्कूल एजुकेशन में आ गया, स्कूल एजुकेशन में बच्चे को कोई स्किल नहीं दे रहे हैं। अभी आज की डेट में कोई स्किल नहीं है बच्चा। और फिर बच्चा 10th कर लिया, बच्चा 12 में आ गया, वहाँ पर भी इनडिसिसिव रहता है बच्चा। बच्चे को यही नहीं पता चलता, बस 2 ही पता है कि मैंने इंजीनियरिंग लेनी है, मैंने मेडिकल लेना है। बिल्कुल, है ना? अभी नीट की बात चली हुई थी। आपसे सवाल भी रहने वाला था कि बच्चे को गाइडेंस की एक समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस उसको नज़र आने लगते हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कितना मददगार साबित हो सकती है किसी बच्चे को दिशा देने में? वो इसलिए कि अभी तक हमारे पास जो शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा प्रणाली वैसी है कि बच्चे को वहाँ पर ना तो कैरियर काउंसलिंग मिलती है स्कूल में, और आज की डेट में बच्चे को नीट क्लियर करने के लिए बच्चे को क्या है, बच्चे कोचिंग ले रहे हैं जाकर के, बाहर कोचिंग ले रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए कोटा में कोचिंग ले रहे हैं जाकर के, कोटा में बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन के बाद सुसाइडल हो रहा है। ऐसा क्यों? वो शिक्षा किस काम की? तो इसका मतलब तो ये है कि बच्चे में एक अंधाधुंध दौड़ चली हुई है कि मुझे तो नीट क्वालिफाई करना है, मुझे तो JEE क्रैक करना है और मुझे एडमिशन ले ली है। दैट शुड नॉट बी द पर्पज। एजुकेशन का पर्पज, जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उसको हमने निखारना है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में बहुत बड़ा गैप है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। एक चीज़। दूसरा, बच्चा अब जो है, बच्चा जब मिडिल में आएगा, मिडिल ग्रेड में आएगा, उसमें बच्चा वहीं से स्किल ले लेगा, वहीं से डिसाइड कर लेगा कि मैंने जाना कहाँ है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब इतनी ऑप्शंस बच्चे के पास आएगी, स्किल भी, वोकेशनल भी, वहीं बच्चा ऑप्ट करेगा, और 12th के बाद बच्चा वहीं डिसाइड कर लेगा कि मैंने जाना है वहीं से। तो जो है ना 5+3+3+4 बच्चा वहीं डिसाइड कर लेगा अपना। आगे जो शिक्षा है, जो अभी हमारे पास 3 साल की ग्रेजुएशन है, अब जो बहुत बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया है, एक बदलाव किया है जो कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट।
तो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को पूरी तरह से 2 साल पहले अडॉप्ट कर लिया है जी। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या है कि बच्चे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात तो ये कि डिग्री जो है हमने कहीं ना कहीं डिग्री को जॉब के साथ नहीं जोड़ना है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि हमने बच्चे को एक हमने डॉक्टर बना दिया लेकिन डॉक्टर उसको हमने इंसानियत कहीं ना दी, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं दी, तो वो डॉक्टर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक डॉक्टर जब तक इंसान नहीं होगा, या आप बात मानते होंगे। बेहद खूबसूरत बात आपने कही कि इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत होना ज़रूरी है। तो अब क्या है, वो सारा समावेश जी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट में ये है कि बच्चा अब डिग्री जो है 4 साल की हो जाएगी, जो मैंने बोला ना, +4+1, ये मैं अब हायर एजुकेशन पे आ रहा हूँ। अब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट में जब बच्चा पहले साल के बाद ऑप्शन होगी 20 क्रेडिट का है, 20 क्रेडिट लिए बच्चे ने और वो एग्जिट कर सकता है। यानी कि 1 साल बाद बच्चे को ये लगा कि मैंने कोई जॉब करनी है, मैं जॉब कर सकता हूँ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो जॉब कर ले। बच्चे को ऐसा लगा कि 2 साल बाद उसने छोड़ना है तो 2 साल बाद छोड़ ले। 7 साल का उसको हमने टाइम दिया है, 7 साल बाद बच्चा वापस आ जाए, वो 20 क्रेडिट से या 40 क्रेडिट से जितने उसने पहले अर्न किए हैं उससे आगे से शुरू होगा, फिर से और अपनी डिग्री पूरी कर लेगा जी। एक प्रावधान, यानी कि 4 साल का 1 साल बाद करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद एग्जिट में करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद एग्जिट करता है तो उसको डिग्री मिलेगी। 4 साल पूरा करता है, 4 साल में एक कंडीशन है उसको 7.5 CG पे लेना है, तो 4 साल के बाद बच्चा एग्जिट करता है तो उसको डिग्री विद ऑनर और डिग्री विद रिसर्च, यानी कि बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो किया है वो बदलाव ये किया है कि पहले ठीक है, कई लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि जी यूएसए में तो ऐसा सिस्टम है कि वहाँ इंटीग्रेटेड है, हम यहाँ इसमें भी इंटीग्रेटेड का प्रावधान कर दिया है। अब बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही वो PhD करेगा, अब तो एक और प्रावधान इसमें कर दिया है, बच्चा 4 साल करे, वहाँ पर CGP जो 7.75 अगर CGP ले लेता है उसके बाद डायरेक्ट प्रावधान कर दिया है PhD में एडमिशन लेने का, उसके बाद भी बच्चा PhD में एडमिशन ले सकता है। बच्चे ने रिसर्च में जाना है तो 4th ईयर रिसर्च पे बेस होगा, उसके बाद फिर 1 साल PG में एंटर करेगा और वो PG में मेन फोकस जो है रिसर्च पे होगा और वो आगे रिसर्च में PhD करेगा। अगर बच्चा रिसर्च में नहीं जाना चाहता, सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो उसको 3 साल बाद वो सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, उसको डिग्री विद ऑनर मिलेगी, डिग्री विद रिसर्च नहीं मिलेगी, और आगे जो PG है वो फोकस भी पार्शियली रिसर्च पे होगा, बाकी फोकस जो उसका सब्जेक्ट पे होगा वो आगे सब्जेक्ट में एक्सेल करे। यानी कि अब बच्चे के पास बहुत सी वेरिड ऑप्शंस हैं, बहुत उसको। एक और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वो है कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये कंपलसरी कर दिया था कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू रजिस्टर इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, बच्चे ने 20 क्रेडिट अर्न कर दिए, हमने उसको रजिस्टर्ड करवा दिया, हमने एक बैंक उसको दे दिया, जैसे बैंक में डिपॉजिट हो गया उसका, तो वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। वो अगर 4 साल बाद भी आ रहा तो उसको 20 क्रेडिट 40 क्रेडिट 50 क्रेडिट 60 क्रेडिट जितने भी अर्न किए हैं वो ना केवल हमारे पास रहेंगे, वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है हमारे पास तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू कर सकता है और उसके वो क्रेडिट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वो एक बैंक बन जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के 100% विद्यार्थी जो हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी सर, सरल शब्दों में हम कहें तो स्ट्रेस फ्री, बहुत ही सरल सहूलियत के साथ जो है हम अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, अब बात हिमाचल के संदर्भ में मैं करना चाहूँगी, क्योंकि हिमाचल पहला राज्य है जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू की गई है, तो ऐसे में हिमाचल के परिदृश्य में कितना बदलाव आप पाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद? मुझे लगता है कि देखो, आज की डेट में दोनों विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूँ। जी बिल्कुल। केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमने बहुत सक्सेसफुली इसको किया है। मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ जब भी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि आई एम इन फेवर ऑफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसको इम्प्लीमेंट करना है जी। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा क्योंकि कॉलेजेस एफिलेटेड है, हमारे पास 300-400 कॉलेजेस एफिलेटेड हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ, तो कॉलेजेस में माइंडसेट प्रिंसिपल्स का अभी तक हमने जो पीछे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग भी करवाई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनका माइंडसेट उस तरह का नहीं बना है। वो चाहते हैं कि रूसा जो है, रूसा का बड़ा बीटर एक्सपीरियंस जो है यहाँ कॉलेज में रहा था, लेकिन रूसा का परिप्रेक्ष्य कुछ और था। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो वास्तव में
क्योंकि हमारी रूसा ग्रांट और हमारी आगे की जितनी भी, मैं अभी आपने पूछा था कि आपको A+ ग्रेड मिला है, हम मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमारे को A+ ग्रेड मिला है 3.42, आज की डेट में हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा स्कोर हमें मिला है। आज हमने अपने आप को JNU के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। वो इसी वजह से है कि उसमें जितने भी पैरामीटर्स थे वो हमने पूरे किए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। तो मुझे लगता है कि हमने अडॉप्ट कर ली है यहाँ पर। अभी इस सत्र से हम इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगले सत्र से पूरे सभी कॉलेजेस में और सभी विश्वविद्यालयों में, हिमाचल में भी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत बड़ा एक बदलाव हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली में देखेंगे। सर, अभी तक हमने बात की विद्यार्थियों की, उनकी शिक्षा को लेकर के, लेकिन अब बात शिक्षकों की भी कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, जो शिक्षक हैं वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रशिक्षण है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, इन तमाम बातों पर भी प्रकाश डालें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रपोज है जो है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक कमीशन बनेगा जी, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जी, और उसके तहत 4 वर्टिकल्स आएंगे जी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर अध्यापकों की भी तमाम कंप्लेंट्स जो हैं वो ये आती हैं कि इतनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। लॉ को पास करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ इंजीनियरिंग को पास कराना तो हमारे पास AICT है, या एजुकेशन में NCT है, या आर्किटेक्ट में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है। तमाम इतनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जी। तो इसमें जो 4 वर्टिकल बनने जा रहे हैं, लगभग इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है राष्ट्रीय स्तर पे, दिल्ली स्तर पे। तो उसमें ये है कि पहला जो है वो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है एक रेगुलेटर बनेगा। तो उसका रेगुलेटर का जो नाम है वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। जितने भी रेगुलेटर होंगे वो एक ही रूफ के तहत काम करेंगे। जितनी भी बार बार इंस्पेक्शंस होती हैं, जितना भी हैं, जिससे आज की डेट में टीचर्स जो हैं खफा रहते हैं कि हमारे को तो उसी काम में रहना पड़ता है, टीचिंग में टाइम नहीं मिलता। पहली बात है उसका सॉल्यूशन है कि ऑल रेगुलेटरी कमीशंस विल बी नाउ वर्किंग अंडर वन रूफ, दैट इज रेगुलेटरी काउंसिल जी। पहला जी, बिल्कुल। दूसरा, अभी आपने जो देखा होगा एक्रेडिटेशन, जिस NAAC की आप बात कर रहे थे जी, बिल्कुल। NAAC का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अभी असेसमेंट वर्ड है, अब इसका बदल करके जो सेकंड काउंसिल बनने जा रही है वो बनेगी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जी। ये सेकंड है, यानी कि जो पूरे देश भर में ये जो NIRF है ये है सब मर्ज करके अब एक ही एक्रेडिटेशन होगी, और वो एक्रेडिटेशन ही काम आएगी। यानी कि सारी लिंकेजेस क्वालिटी को लेकर के, फंडिंग को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, वो सारी की सारी उसके साथ जोड़ दी जाएगी। ये हमारी है दूसरी जी। तीसरा जो है हमारा तीसरा बनेगा हमारी फंडिंग काउंसिल, जिसका नाम होने वाला है नेशनल एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो कि पूरे विश्वविद्यालयों को ग्रांट करेगी जी, ग्रांट देगी जी। जैसे UGC का काम है, वो एक ग्रांट के लिए कितनी ग्रांट किसको ज़रूरत है, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए ग्रांट के लिए काम करेगी। और चौथा जो है वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC जी। तो जनरल एजुकेशन काउंसिल का काम होगा जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, यानी कि एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये अभी आया है, अंडर ग्रेजुएट में लागू हो गया है। यानी कि किस ग्रेड में कैसे कैसे उसको हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, ऐसी हायर एजुकेशन के लिए भी हाल ही में आया है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है जी। तो इसमें जो मेन प्रावधान है, ये तो मैं एक आपको स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो इसको सिंप्लीफाई प्रोसीजर हो रहा है। कितना समय दूसरा स्ट्रक्चर को बनने में लग जाएगा? नहीं, ये तो तैयार है जी, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा जी। दूसरा जो आपने बताया टीचर्स के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पहली बात तो हमारे पास जो है, यानी कि जब हम हायर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक reorientation of higher education is very important, management of higher education is very important, and quality of higher education is very important. और इन तीनों पैरामीटर्स के लिए who is responsible? Teacher is responsible जी। आपको क्या लगता है कि जो गैप आया है, we have not seen now that kind of age old reverence of the teachers toward the students and vice versa of the student toward the teacher जी। जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो आज क्यों खत्म होती जा रही है? वो कहीं ना कहीं
ऐसा लगता है कि पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में उसी तरह से वो वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाता था और उसी तरह से गुरु जो है गुरु शिष्य वाली परंपरा थी, वो पैर भी छूते थे और आशीर्वाद भी लेते थे और उस तरह की दीक्षा और शिक्षा के प्रावधान भी था। वो आज क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि आज जो है विद्यार्थी को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, विद्यार्थी के पास इन्फॉर्मेशन टीचर से ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा है, वो घर बैठे भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। आज विद्यार्थी टीचर के पास तब जाता है कि उसको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज के लिए पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए टीचर हमें अपने आप को वो नॉलेज के लिए अपडेट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा अच्छा प्रावधान है इंडक्शन का, कि 1 महीने का इंडक्शन जिसमें अपने आप को टीचर्स भी तैयार करेंगे और विद्यार्थी भी तैयार करेंगे उस समावेश के लिए। और दूसरा जो है हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रावधान रखा है, जिसमें फैकल्टी को जो है अपडेट किया जाएगा। जी सर, एक विषय हमारा ऐसा है कि हर एक युवा इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहता है, लेकिन हमारे पास समय सीमा है, हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपसे मैं आखिरी एक सवाल करना चाहूँगी। देश के प्रधानमंत्री हमेशा स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितना अहम रोल निभा रही है? मुझे लगता है कि हमें, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो पहले तो आत्मनिर्भर विद्यार्थी बनना चाहिए। तो विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि विद्यार्थी को कहीं ना कहीं कम्युनिटी कनेक्ट, हम कम्युनिटी कनेक्ट के साथ, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। अभी यूएसए में हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग रिमार्क दिए थे, और जिस्ट ऑफ दैट फोरम वाज दैट अगेन इंडिया will become a superpower, Vishwa Guru, provided India has to concentrate on the vitality and vibrancy of higher education through its rich culture। पहली बात है कि रिच कल्चर को रिवाइवल करने के लिए आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल मना रहे हैं। 75 साल में आगे का 25 साल का एजेंडा, जब हम 100 साल बनाएंगे तो 25 साल का एजेंडा हम इस युवा को देने जा रहे हैं कि वो 25 साल, क्योंकि 100 साल के बाद हम कितने लोग होंगे जो हम उस 100 साल को देखेंगे आज़ादी के, लेकिन ये युवा है, ये युवा का जो एजेंडा 25 साल का हम देने जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो युवा, हमारा युवा देश है, आने वाले बहुत सालों तक हमारा देश युवा रहने वाला है। चाइना बूढ़ा हो रहा है, बाकी देश बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश बूढ़ा नहीं होगा। यही युवा शक्ति को स्ट्रेंथन करना है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा इसी युवा शक्ति के कारण। इसी आत्म शक्ति जो है वो युवा में जगानी है, आत्मनिर्भर भारत इसी युवा शक्ति के द्वारा बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभप्रद रही होगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर करती जा रही है, और हमें यही उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में एक बार फिर भारत विश्व गुरु बन करके उभरेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।